और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। माता पिता और 2 बेटियों की मौत हो गई है। तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। तो महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग से 4 लोगों की मौत हो गई है। तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुंबई से बड़ी खबर, जहां परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। माता पिता और 2 बेटियों की मौत हो गई है। तरबूज खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक गंभीर मामला मुंबई से सामने आया है, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग के चलते मौत हुई है। परिवार ने तरबूज का सेवन किया था और उसके बाद इनकी मौत हुई है। तरबूज खाने से मौत की आशंका। तो पुलिस के द्वारा, फॉरेंसिक के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सैंपल्स जो है वो एकत्रित किए जा रहे हैं और उसके बाद सैंपलिंग के लिए इन्हें भेजा जाएगा। उसके बाद जांच पड़ताल सामने आएगी। तो मुंबई से ये बड़ी खबर, जहां परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। और आजकल सभी जानते हैं कि तमाम जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इन्हें जल्दी पकाने के लिए इनमें इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे ये आम आदमी के लिए ये भयानक होते हैं, घातक होते हैं। अब क्या इसमें प्रयोग किया गया था, ये तरबूज कैसा था, किस वजह से जो ये 4 लोग हैं इनकी मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है। और संभल से खबर है, जहां फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार हुए हैं। शादी में खाना खाने से 15 से ज्यादा लोग बीमार हुए। उल्टी, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग के बाद निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। तो संभल से भी एक और फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। शादी में खाना खाने से 15 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है और लोगों को ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और ये फूड पॉइजनिंग का दूसरा बड़ा मामला संभल से सामने आया। शादी में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, इसमें सभी शामिल हैं। और शादी में मिठाई खाने के बाद से ये लोग बीमार हुए थे। तो संभल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया है। तो उल्टी, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या इस खाने के अंदर मिलावटी पदार्थ मौजूद था या फिर कुछ दिक्कत यहाँ पर खाने में थी, ये सभी जांच का विषय है। तो संभल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया है। कई लोग बीमार हुए हैं और फूड पॉइजनिंग के बाद निजी अस्पताल में इन सभी लोगों को भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। तो उत्तर प्रदेश के संभल से ये मामला सामने आया है, जहां फूड पॉइजनिंग के बाद लोग बीमार हुए हैं। कई लोग इसकी चपेट में आए और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी में मिठाई खाने से ये लोग बीमार हुए हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है और लंबे समय तक रखी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। क्या इसके पीछे कारण रहा? इन सभी को उल्टी, पेट दर्द, दस्त जैसी शिकायतें हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी का इलाज जारी है और साथ ही पुलिस के द्वारा भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कैसी सामग्री का उपयोग खाना बनाते वक्त किया गया था।
क्या इसमें कुछ मिलावट के लिए डाला गया था, ये तमाम जांच का पहलू है। महिला आरक्षण पर दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण पर विशेष चर्चा होगी। बीजेपी ने निष्पक्ष विपक्ष पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होने पर चर्चा होगी। तो बता दें, बीजेपी शासित राज्यों में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इसी तरह की विशेष विधानसभा सत्र बुलाए हैं और आज दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर विशेष चर्चा होने वाली है। महिला आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए ये सत्र संभवतः 1 दिन का होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो महिला आरक्षण पर दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है और तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां ये 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिस पर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा होगी। तो ये सत्र 1 दिन का बताया जा रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है कि विपक्ष ने विश्वासघात किया है और तो वही विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरीके के जो आरोप है वो केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने पर विधानसभा में इसे लेकर चर्चा होने वाली है। तो बता दें कि परिसीमन का मुद्दा इसके साथ उठाते हुए विपक्ष ने संसद में इस बिल को गिरा दिया था। 2/3 बहुमत जो केंद्र सरकार को चाहिए थी वो सरकार इस पर नहीं ला पाई थी, जिसके बाद से लगातार तो महिला आरक्षण पर दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है और काफी महत्वपूर्ण ये सत्र, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो वार पलटवार है वो विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने पर आज चर्चा होगी और काफी महत्वपूर्ण ये सत्र निकल कर आएगा, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों ही अपनी बात इस पर रखेंगे। टकराव देखने को मिलेगा और जो माहौल है वो सत्र के दौरान गर्म नजर आएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है भाजपा शासित राज्यों में विधानसभा को लेकर और चर्चा काफी महत्वपूर्ण महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर आज टकराव भी देखने को मिलेगा, सवाल भी होंगे, माहौल भी गर्म होगा। क्या एजेंडा रहा इसके पीछे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र जो है आज बुलाया गया है। इस सत्र में विपक्ष के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। सबसे पहले विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से नियम 280 के अंतर्गत अपने इलाके के मामले उठाए जाएंगे और इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, 2024-25 हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे और विनियोग लेखे की प्रतियां सदन पटल पर पेश करेंगी। अंत में सरकार जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम ना होने पर विपक्ष के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव भी रखेंगी। यानी कि कहा जा सकता है जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव को लेकर जो आज का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, कहीं ना कहीं आज का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसको लेकर सदन की पटल के अंदर जो है हंगामा भी देखने को मिल सकता है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जरूरत पड़ने पर ये जो है कार्यवाही जो है वो 1 दिन से अधिक के लिए भी जो है बढ़ाई जा सकती है। वहीं सुरक्षा को लेकर जो है कड़ी इंतजामात जो है वो देखने को मिलेंगे। खासकर हाल ही में बम की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम जो है विधानसभा में सख्त
सख्त कर दिए गए हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर सदन में महिला शक्ति संशोधन बिल पास न होने को विरोध करते हुए काली पट्टी बांधी थी। ऐसा एक दर्दनाक घटना बताते हुए उन्होंने लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल पास न होने से रोकने के लिए विपक्ष की आलोचना की थी। तो यानी कि कहा जा सकता है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही खास हो जाएगा, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निंदा प्रस्ताव जो है विधानसभा में सदन की पटल के ऊपर रखेंगी। तो वही देखना होगा इसको लेकर विपक्ष किस तरीके की कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल भावना, ये बात बिल्कुल सही है। निंदा प्रस्ताव यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया जाएगा और इसीलिए ये सत्र बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर जब ये इस बिल को सदन में गिराया गया था, संसद में गिराया गया, तो उसके बाद में तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार देखने को मिली थी। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर अपना रुख साफ किया था कि अगर बिना संशोधन के इस बिल को जिस तरीके से 2023 में ये लाया गया था, अगर वैसे ही सरकार इसे लेकर के आती है और 543 सीटों पर ही अगर ये बिल लागू होता है तो इसे खुले दिल से इसका स्वागत किया जाएगा। और मुझे लगता है, और ये जो सिचुएशन आज है उसे देख करके लगता है कि सदन में तमाम विपक्ष के जो विधायक हैं उनके द्वारा यही मुद्दा उठाया जाएगा और यही बात कही जाएगी कि 543 सीटों पर अगर ये बिल आता है तो उसका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा और इसे सपोर्ट भी यहां पर विपक्ष करेगा। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीट में जिस तरीके से संशोधन की बात कर रखी गई थी और उसके बाद जिस तरीके से बिल गिरता हुआ नजर आया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद भाजपा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई थी। दिल्ली की सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं विपक्ष की माने तो विपक्ष साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है 2023 में जिस तरीके से बिना संशोधन के इस बिल को लाया गया था, अगर उसी तरीके से बिल को पेश किया जाता है तो खुले दिल से जो है इस बिल का स्वागत किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि सीटों का संशोधन कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ पहुंचा रही है, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। बिना संशोधन के अगर ये बिल पास किया जाए, 33% आरक्षण जो है सभी महिलाओं को दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है विपक्ष सहमति देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संशोधन को लेकर विपक्ष सहमति देते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि विधानसभा परिषद में जब इसको लेकर चर्चा शुरू की जाएगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निंदा प्रस्ताव रखेंगी, तो वहीं विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आज ये जो सत्र है ये कितना हंगामेदार बना रहता है। बहुत शुक्रिया भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। यूपी के महोबा में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर सनसनीखेज आरोप लगा। जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर आरोप लगा है। जिला अध्यक्ष पर शारीरिक संबंध के दबाव का आरोप लगा। शारीरिक संबंध बनाओ तब पद मिलेगा। तो यूपी के महोबा में बीजेपी के भीतर उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला पूर्व जिला मंत्री ने जिला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए। तो पीड़िता का दावा है कि जिला उपाध्यक्ष पद के बदले उन पर शारीरिक संबंध का अनैतिक दबाव बनाया गया। तो वहीं जिलाध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने की साजिश बताया। तो मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा, जहां पीड़िता ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ तहरीर दी है। मीडिया में जिस तरह से निराधार मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूर्ण तरह से निराधार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इनकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के ऊपर साफ सुथरी छवि को खराब करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है, पीड़िता ने मैं ये चीज को एसपी साहब से भी कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो भी गलत पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहां पर शारीरिक संबंध बनाने का जो दबाव है उसका आरोप लगा है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपने सुना कि छवि धूमिल करने का काम ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शारीरिक संबंध बनाओ तभी पद मिलेगा। तो जिलाध्यक्ष पर शारीरिक संबंध के दबाव का आरोप लगा है और क्या कुछ जिलाध्यक्ष ने अपने पक्ष में कहा वो भी आपने सुना कि छवि धूमिल करने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो वहीं जो उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि जो शारीरिक संबंध है वो बनाने का दबाव उन पर डाला गया था और कहा गया था कि तभी पद मिलेगा। तो ये जिलाध्यक्ष हैं मोहन लाल कुशवाहा, इन पर शारीरिक संबंध के दबाव का आरोप लगा है।
इंसान ने खेती करना कब सीखा, उसने पहली बार दीवारें कब खड़ी की और वो कौन सी जगह है जहां पत्थरों ने पहली बार एक शहर की शक्ल ली। दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? इन सवालों की जवाब है जेरिको। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान शिकार करके पेट भर रहा था, तब जेरिको में सभ्य समाज की नींव रखी जा रही थी। वेस्ट बैंक यानी कि फिलिस्तीन में स्थित ये शहर कई चौंकाने वाली बातों से हमारा परिचय कराता है। एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं जेरिको की, यानी एक ऐसा शहर जो कभी नहीं खत्म हुआ। दुनिया की बाकी सभ्यताएं प्राकृतिक आपदाओं के काल के गाल में समा गईं, लेकिन आज भी उसी तरह खड़ा है जेरिको। जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान शिकार करके पेट भर रहा था, तब जेरिको में सभ्य समाज की नींव रखी जा रही थी। पुरातत्वविदों के मुताबिक जेरिको में इंसानी बसावट के निशान 9000 ईसा पूर्व यानी करीब 11000 साल पुराने हैं, जो पृथ्वी के इतिहास के होलोसीन युग की शुरुआत के लगभग बराबर है। शुरुआत में यहाँ शिकारी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ स्थायी घर बनाना शुरू किया। जेरिको उन शुरुआती जगहों में से एक है जहां गेहूं और जौ की खेती शुरू हुई। इस रेगिस्तानी इलाके में जेरिको के फलने फूलने का राज था एसन सुल्तान नाम का चश्मा, यानी स्प्रिंग। यह स्प्रिंग आज भी पानी देता है। जेरिको की सबसे बड़ी पहचान है उसकी प्राचीन विशाल दीवारें और एक पत्थर की मीनार। इसे टावर ऑफ जेरिको कहा जाता है। करीब 8.5 मीटर ऊंची यह मीनार 8000 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। वेस्ट बैंक को 1950 से जॉर्डन द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। 1967 में इस पर इजराइल का कब्जा हो गया। जेरिको का प्रशासनिक नियंत्रण 1994 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपा गया। 2017 में शहर की जनसंख्या 20,907 थी। हैरानी की बात यह है कि उस समय ना तो धातु के औजार थे, ना ही पहिया, फिर भी इंसानों ने विशाल पत्थरों को तराश कर यह अद्भुत ढांचा तैयार किया। इतिहासकार इसे दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ यानी बाइबिल में जेरिको का जिक्र खजूरों के शहर के रूप में मिलता है। मशहूर कहानी है कि जोशुआ की सेना ने जब बिगुल बजाया तो जेरिको की अभेद्य दीवारें ढह गईं। इसे दुनिया का सबसे नीचा शहर भी कहा जाता है। बता दें कि जेरिको मृत सागर यानी डेड सी के पास स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 258 मीटर नीचे है, जो इसे दुनिया का सबसे निचला शहर बनाता है। जेरिको का जिक्र बाइबिल में भी मिलता है, जहां इसे सिटी ऑफ पाम ट्रीज कहा गया है, यानी खजूर के पेड़ों का शहर। कहते हैं इस सिटी में 11,000 साल से चूल्हा नहीं बुझा है। पुरातत्वविदों ने यहाँ 20 से ज्यादा अलग अलग काल की बस्तियों के अवशेष खोजे हैं। इससे पता चलता है कि जेरिको में लगातार सभ्यताएं आती जाती रहीं, लेकिन शहर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जेरिको उन शुरुआती जगहों में से एक है जहां इंसानों ने घुमंतु जीवन छोड़कर स्थायी बसावट शुरू की। जेरिको को दुनिया का पहला किलेबंद शहर भी माना जाता है। यहाँ लगभग 8000 ईसा पूर्व में पत्थर की विशाल दीवार और टावर बनाए गए थे, जो सुरक्षा या बाढ़ से बचाव के लिए थे। यहाँ के मीठे पानी के झरनों ने हजारों साल तक लोगों को बसने के लिए आकर्षित किया। आज जेरिको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। हजारों साल, दर्जनों युद्ध और कई सभ्यताओं के पतन के बावजूद जेरिको आज भी सांस ले रहा है। यह सिर्फ एक शहर नहीं, मानवता के अस्तित्व का एक जीवित म्यूजियम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म उद्योगों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाया है और विश्वकर्मा यानी पारंपरिक कारीगरों को मुख्य धारा में वापस लाकर सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया है। बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश 96 लाख MSME इकाइयों के साथ देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और स्वरोजगार जैसी योजनाओं के दम की बातचीत आगे बढ़े अमेरिका के साथ। इसीलिए अरागची जो हैं पहले ईरान से इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद में ठहरने के बाद उन्होंने इंतजार किया कि अमेरिका से कोई रिस्पांस आ जाए कि अमेरिकन डेलीगेशन भी आ रहा है। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो कुछ घंटों के लिए ओमान गए। ओमान से वापस इस्लामाबाद आए और फिर उन्होंने इस्लामाबाद में भी कुछ घंटे इंतजार किया कि हो सकता है कि अमेरिका से कोई डेलीगेशन चल पड़े। उसके बाद वो चले गए रूस, राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए। और राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के बाद अब वो फिर से इस्लामाबाद आ गए। जाहिर बात है कि वो इस्लामाबाद में कुछ घंटे रहेंगे और उम्मीद करेंगे, हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा कि अमेरिकन डेलीगेशन भी अगले 16 घंटे में, 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि टेलीफोन पे बात कर ले, तो ऐसा तो कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर होता नहीं है। ठीक है देवनाथ जी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो रूस ईरान गठबंधन के क्या कुछ संकेत हैं वो आपको बता देते हैं। रूस से ईरान को समर्थन मिल रहा है, शांति वार्ता से बार बार इनकार किया जा रहा है और साथ ही अपनी शर्तों पर यहाँ पर ईरान और अमेरिका दोनों बात करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने ये भी साफ कर दिया था, ईरान की तरफ से एक बयान यहाँ पर आया था कि जैसे ही जो ब्लॉकेड है वो हटा दिया जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें ईरान की तरफ से कही गई, लेकिन अमेरिका से जो तेवर है वो तल्ख नजर आ रहे हैं। मार्को रूबियो का जो बयान था वो भी देखा, उन्होंने कहा कि किसी भी जल मार्ग पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर किसी भी तरीके से हक यहां पर एक देश का नहीं हो सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना ही होगा, ये मार्को रूबियो ने कहा है ईरान के लिए। तो वहीं अगर बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, तो उनका भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन अमेरिका के ईरान के पास में बचे हैं और या तो वो डील कर ले या फिर ये जंग और ज्यादा भीषण होगी। तो ईरान का रूस को जो समर्थन मिल रहा है, इससे दुनिया की टेंशन अब बढ़ गई है। देवनाथ जी, मैं आऊंगी आपके पास में। ये जो बयान है ईरान की तरफ से आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ब्लॉकेड हटा दिया जाए और जंग खत्म कर दी जाए, तो सीधा सीधा जो तमाम सोल्यूशन है या तमाम जो रास्ते हैं वो अमेरिका के हाथ में ही है। उन समझौतों के साथ में बात करना, समझौतों पर डील करना, ब्लॉकेड हटाना और अगर समझौते दोनों देशों के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं तो कुछ मध्यस्थता बीच में की जाए। देवनाथ जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रूस से ईरान को अब ये समर्थन मिल रहा है, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात ये मानी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो रूस पहुंचे थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की थी। कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई, उसके बाद वो इस्लामाबाद भी गए हैं। पाकिस्तान को लेकर भी एक बयान यहाँ पर ईरानी सांसद का आया था कि नाकाम यहाँ पर रहा है पाकिस्तान मध्यस्थता करने में और तमाम तरह की बातें जो है वो उनके लिए कही गई थी। कोई रिजल्ट यहाँ पर इसका निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देवराज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी देवनाथ जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो युद्ध खत्म करना और समझौतों पर बात करना वो ज्यादातर अमेरिका के पक्ष में जाता है, क्योंकि अमेरिका अगर समझौतों पर बात करता है, कड़ी शर्तें नहीं रखता, ब्लॉकेड हटा देता है तो युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसे कोई साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं सिवाय धमकियां देने के, बयान देने के। हाँ, ईरान लगता है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि बातचीत हो जाए। अगर अराक्ची 3 बार इस्लामाबाद में गए हैं तो डेफिनेटली इस्लामाबाद से भी शहबाज शरीफ का फोन जा रहा होगा, आसिम मुनीर का फोन जा रहा होगा अमेरिका में कि अमेरिकन डेलीगेशन आने से अच्छा होता है। ईरान के ऊपर थोड़ा तो दबाव है, ये माना जाना चाहिए कि जब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अमेरिका ने बंद किया है तब से ईरान अपने कच्चे तेल का और गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब ईरान की इकोनॉमी में करीबन 70% योगदान तो कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से ही होता है। ऐसे में ईरान भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए। दिक्कत ये आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद रखकर यह कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की जो इकोनॉमी है, जो कि ऑलरेडी बहुत कमजोर है, वो और चरमरा जाए और ईरान मजबूर हो जाए अमेरिका की 15 से 15 मांगों को तुरंत मानने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की यही स्ट्रेटेजी लग रही है कि ईरान का इकोनॉमिक ब्लॉकेज जारी रखे, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अमेरिका बंद करके रखे। जी बिल्कुल। साथ ही एक और बयान यहाँ पर ईरानी सांसद का आया था देवनाथ जी कि ये जो मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है ये बिल्कुल नाकाम है और उसे ये नहीं करना चाहिए। तमाम तरह की बातें यहाँ पर उनकी नाकामी को लेकर के और जो बेबुनियादी बातें करते हैं, बेनतीजा ये वार्ता रहती है, उसको लेकर के आया था। और अब इस्लामाबाद में बैक टू बैक 3 बार विदेश मंत्री का जाना, ये किस ओर इशारा कर रहा है या क्या मध्यस्थता यहाँ पर पाकिस्तान करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में?
हाँ, चारू हो ये रहा है कि दुनिया के कई देशों ने मध्यस्थता करवाने की कोशिश की। समझिए, तुर्की ने कोशिश की, एर्दोगान ने कोशिश की, लेकिन इजराइल को भरोसा नहीं था एर्दोगान पर। अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि काहिरा में बात कर लो। लेकिन बाद में जो अल सीसी की इंटरनल पुलिस की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि काहिरा में अमेरिकन डेलीगेशन और इजरायली लोगों का शायद वेलकम ना हो, इसलिए काहिरा में भी बातचीत नहीं हुई। पहले पहले अगर हम याद रखें चारू, ऐसी बातचीतें कतार में होती थी, सऊदी में होती थी, ओमान में होती थी। मस्कट राउंड 1 और 2 वही हुआ था। लेकिन पिछले 40 दिन के युद्ध के दौरान कुछ मिसाइलें ईरान द्वारा दागी गई, इन देशों पे भी आ गई। तो ये देश भी शायद तटस्थ नहीं है और फिलहाल ईरान को गर्मजोशी से स्वागत नहीं कर रहे हैं। बाकी आसपास कोई दूसरा देश बचा ही नहीं ईरान के। सभी देश जो हैं थोड़ा पीछे ही रहे। एशिया से या यूरोप के किसी देश ने भी मध्यस्थता कराने में रुचि नहीं दिखाई। व्लादिमीर पुतिन ने 1-2 बार कहा कि रूस कोशिश कर सकता है, लेकिन रूस के पास शायद तक समय भी ना हो, क्योंकि क्रेमलिन पूरी तरह से यूक्रेन के युद्ध में बिजी है। शी जिनपिंग ने कहा कि वो ऑनलाइन मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं। दर्शाता है कि वो भी फेस टू फेस बातचीत कराने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग आइडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को भी आइडिया है कि शायद चीन अगर बातचीत कराएगा और बातचीत असफल रही तो दुनिया के पटल पर चीन की किरकिरी हो जाएगी। तो बच्चा खुचा पाकिस्तान ही रहा, जिसका ना ईरान के साथ कोई युद्ध है फिलहाल, और अमेरिका भी महसूस करता है कि पाकिस्तान एक अच्छा शागिर्द है। जी चारू। ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जुड़ गए हैं। मनन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और मैं समझना चाहूंगी एक बात, मनन जी, कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। मनन जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि जो मुलाकातें हो रही है उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन 3 बैक टू बैक दौरे यहाँ पर विदेश मंत्री के रहे पाकिस्तान में, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि रिलाय उस पर कर पा रहा है अभी पाकिस्तान पर ईरान कुछ चीज़ों या कुछ हद तक। लेकिन एक बयान सामने आया और उसमें कहा गया है ईरान के सांसद की तरफ से कि वो नाकाम है मध्यस्थता करवाने में, साथ ही पाकिस्तान वो तमाम काम कर रहा है जो अमेरिका चाहता है, यानी कि अमेरिका के कहे अनुसार सारी चीजें पाकिस्तान कर रहा है और वो चीजें फॉलो कर रहा है। तो कैसे उसके ऊपर रिलाय किया जाए, और ये जो मुलाकातें हुई हैं इनका क्या मतलब निकल कर आता है जब पाकिस्तान सारी वही चीजें कर रहा है जो यूएस चाहता है? देखिए, पाकिस्तान और यूएस का रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो हम शुरू में पाएंगे कि पाकिस्तान का कोई अस्तित्व वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं था। प्रखर रूप से वो कभी भी वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स में किसी भी तरह की कवायद करता हुआ राष्ट्र नहीं माना जाता था। देखिए, इतिहास की बात हम लोग नहीं करते हैं, पर इतिहास को भी देखना चाहिए, और इसमें मैं इंडिया का इंडी सेंट्रिक व्यू थोड़ा लाना चाहूंगा। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो पहला ऑफर आया था अमेरिका की तरफ से, ये आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट आइजनहावर के टाइम पे, तो वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की पॉलिसी अलग रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। पाकिस्तान को पहला ऑफर सीएटो, सेंटो और नेटो का मेंबर बनाने का नहीं आया था। सबसे पहले पंडित नेहरू के पास ही ऑफर आया था, पर भारत उस समय अपने आइडियलिज्म और यूटोपियनिज्म में इतना पूरी तरीके से बिजी था, डूबा हुआ था, कि उन्होंने थर्ड वर्ल्ड की लीडरशिप का, जो वो भी एक तरीके की थर्ड वर्ल्ड की ऐसी लीडरशिप थी जब आपके भारतीयों के पास भी हमारे पास अपने फूड सिक्योरिटी स्वावलंबन नहीं था, तो हमने रिजेक्ट किया। तो पाकिस्तान, हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान शुरू से अमेरिका का सेकंड चॉइस रहा है, पर 85-90 के आते अफगान वॉर के दौरान, ईरान इराक वॉर के दौरान हम आगे आए, तो हम देखेंगे कि एक टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज किया जाता है फ्रंटलाइन स्टेट। तो पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया, और जो प्रेजेंट डे कवायद हो रही है डिप्लोमेसी की, मैं तो कहूंगा जो शैम डिप्लोमेसी की जो कवायद हो रही है, तो उसमें एक बार फिर से पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट के औहदा पा गया है। और जिस तरीके से कैरिबियन बड़ी और जो छोटी छोटी घटनाएं हुई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने बिल्कुल कैंसिल कर दिया, एनल कर दिया, और उसके परिप्रेक्ष्य में ट्रम्प साहब ने भारत को फिर छेड़ा एक बार, और उन्होंने शहबाज शरीफ फ्लोरिडा टेम्पा में जाकर बोले
कि अगर पानी बहा तो फिर हम लोग भी खून बहाएंगे। अगर पानी इंडस वाटर ट्रीटी का झेलम चेनाब 20 रावी सतलज का वहां आया, हमको इनंडेट किया गया, फ्लडिंग की गई, तो कहने का मतलब है फिर लंच एंड की बात हुई कि लंच में बुलाया गया, वो खैर इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो तो एक तरीके की नैरेटिव बनाने वाली बात होती है। तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से डिफॉल्ट से एक तरीके से इंटरलोक्यूटर, डिप्लोमेट और नेगोशिएटर बन रहा है, संधि कराने वाला राष्ट्र बन रहा है। पर मुझे लगता है पुतिन को कहीं ना कहीं यहाँ पहल करनी चाहिए। वो बिजी जरूर है यूक्रेन वॉर में, पर जिस तरीके से आरागची गए हैं मॉस्को में और तो ये बातचीत हुई है और पुतिन ने तारीफ भी की है। देखिए, ये डिप्लोमेसी में फाइनल आउटकम तो बहुत मुश्किल से आते हैं, पर जो बातचीत होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो शब्द नॉमेनक्लेचर, जो शब्दावली जो यूज की जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने बड़े खुले दिल से तारीफ की है अरागची की और ईरान के मादे की, ईरान के लड़ने के मादे की, उनकी रेजिलियंस की, उनकी वीरता की, करेज वर्ड यूज किया है उन्होंने, करेज की। तो मुझे लगता है कि जो पुराना एलाइशिप है उसको कहीं ना कहीं रिजुविनेट करेंगे। पर ये बात तो खैर हम बिल्कुल रूल आउट कर सकते हैं कि रशिया या चाइना किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होंगे या नहीं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में। ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि चीन का जो है पूरी तरीके से अनट्राइड में ठीक है कॉम्बैट पोटेंशियल है उसके, अमेरिका से क्वाड वगैरह में इतना बड़ा पंगा नहीं लेगा। पर मुझे लगता है पुतिन, रशिया का स्टेचर है इतना कि वो मध्यस्थता करे, क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है भारतीयों को डिक्लेयर करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो लेजिटिमेसी है ही नहीं, नॉन स्टेट एक्टर का प्रारूप अवतरित हो गया है पाकिस्तान में। तो उस चीज के चलते पाकिस्तान को लेजिटिमेसी नहीं है। और ये बात सही है कि बहरीन, कतार, ओमान, शुक्रिया, समय की कमी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, मनन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। महिला से लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महज 48 घंटे के भीतर आरोपियों को दबोचा गया। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, महिला से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुए हैं। तो महज 48 घंटे के भीतर आरोपियों को दबोचा गया। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, महिला से लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या ये पूरा मामला रहा, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, बीसीटी इलाके में देर रात 10 बजे के आसपास तो पैर में गोली लगने की वजह से एक बदमाश घायल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महज 48 घंटे के भीतर आरोपियों को धर दबोचा। गाजियाबाद से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और महिला से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो त्वरित कार्रवाई से एक अच्छा मैसेज जनता के बीच गया है और अपराधियों में भय पैदा करने का काम पुलिस की ये कार्यशैली कर रही है। 48 घंटे के भीतर ये 2 बदमाश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए। महिला के साथ लूटपाट करने के मामले में ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। तो मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। 48 घंटे के भीतर इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो एक बड़ी और सफल कार्रवाई, महिला के साथ लूटपाट करने के मामले में ये 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने, अच्छा मैसेज जनता के बीच गया, 2 आरोपी गिरफ्तार, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से योगी सरकार अपराध के बीच अपना रही है, भाई महिला अपराध के प्रति बेहद सख्त नजर आ रही है। जहाँ
रेप करने वालों को उनके मौके घाटा जा रहा है। वहीं महिला के साथ सुन ये आरोपियों के दोनों पैर में गोली लगने के बाद देर रात देवसिटी इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। परवीन और दूसर नाम से ये शख्स है जिन्होंने मुन्नी नाम की एक महिला से बीती 25 तारीख में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने टीमों का गठन किया, आरोपियों की तलाश शुरू करी। देर रात मुखबिर बात की सूचना पर इतला से जांचने जाने वाली रोड पर की गई बैरिकेडिंग पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां बदमाशों के दोनों पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जो सीएसपी है वहां उपचार के लिए भेजा गया। बदमाशों से लूटे गए कुंडल R15 बाइक, 3 खोखे कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाश जो है वो दादरी से गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित चल रहे थे, जिसके बाद कहा जा सकता है दोनों शातिर अपराधी थे और पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जब दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। तीसरा इनका एक साथी अंकित जाटव नाम का वो फरार है, जिसके तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की बात अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। पर जिस तरीके से महिला अपराध के प्रति जो पुलिस है इससे सख्त रुख अपना है, कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ है और संदेश साफ है कि अपराध करोगे तो गाजियाबाद नहीं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में नहीं रह पाओगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका ये जानकारी देने के लिए। राजस्थान के डीग से खबर है, जहां जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। पारिवारिक कलह ने उजाड़ा हंसता खेलता परिवार, कुएं में कूदे 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है और पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीग जिले के जुरहरा थाना क्षेत्र के बादेपुर गांव में देर रात एक घरेलू विवाद ने भीषण त्रासदी का रूप ले लिया। गृह कलेश के चलते एक महिला के कुएं में कूदने के बाद उसे बचाने के चक्कर में उसका पति देवर एक एक कर कुएं में कूद गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की कुएं में गैस बनने से मौत हो गई, जबकि महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सगे भाइयों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता करण तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, राजस्थान के डीग में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, 3 परिवार के लोगों की मौत हो गई है। क्या जानकारी, क्या इसके पीछे पूरी वजह रही? भरतपुर के जो डीग जिला है ये वहाँ का ये पूरा मामला है और वहाँ पे है जो कल देर रात करीब 9 बजे के आसपास से पूरा घटनाक्रम हुआ और परिवार में जो है आपसी कलह हुआ। उसके कलह में जो है एक महिला है जो जाके सीधे कुएं में कूद गई। उसको बचाने के लिए है जो उसका पति भी है जो जाके है कुएं में कूद गया और वहीं पति कुएं में कूदा तो जो परिवार के जो अन्य लोग थे यानी कि जो महिला का देवर और जो उसकी मदद थी तो वो भी है जो सीधे जाके कुएं में कूद गई। उसके बाद जो है जो दोनों आदमी जो कुएं में कूदे थे जो उनकी मौत हो गई है। तो 2 सगे भाई जो थे उन दोनों सगे भाइयों की मौत हुई है। इसमें जो दोनों महिला है 3 दोनों महिलाओं की जो हालत है काफी नाजुक बनी हुई है और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद जो है इसकी सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद जो पुलिस मौके